कोरोना और लॉकडाउन के बाद एमएसएमई में संजीवनी देने के लिए सरकार ने आज बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद कैबिनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि एमएसएमई में 50,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है और इसकी परिभाषा में संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए एमएसपी बढ़ाने का ऐलान भी किया गया। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। ये उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। तो कैबिनेट की बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभियान के तहत जो फैसले सरकार ने किए थे उनको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय। लक्ष्मण जी, ये बताइए आज की कैबिनेट की अहमियत क्या है, खास बातें क्या है? देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उससे मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण फैसला छोटे मझोले कारोबारियों के लिया गया। इसमें दो फैसले हुए। पहला, एमएसएमई की जो परिभाषा है उसमें बदलाव किया गया। बता दूं कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सरकार ने जो ऐलान किया था उससे ज्यादा बड़ा बदलाव किया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान सरकार ने कहा था कि एमएसएमई की परिभाषा बदल के हम उसमें निवेश की सीमा 20 करोड़ कर देंगे, लेकिन कैबिनेट ने आज कहा कि 20 करोड़ नहीं 50 करोड़ करेंगे इसमें निवेश की सीमा। आत्मनिर्भर पैकेज में कहा गया था कि इसमें टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए किया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि 100 करोड़ नहीं 250 करोड़ रुपए किया जाएगा टर्नओवर, सालाना टर्नओवर एमएसएमई की। इससे क्या हुआ, ज्यादा कारोबार फैलाने में एमएसएमई को एक राहत मिलेगी। साथ ही साथ एमएसएमई के लिए जो फंड्स ऑफ फंड का ऐलान किया गया था उसको ही मंजूरी दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट फंड को ही मंजूरी दी गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कृषि क्षेत्र को लेकर के हुआ। कृषि क्षेत्र के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए सरकार ने एमएसपी यानी सरकारी खरीद की कीमतें बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिसमें धान की एमएसपी जो सामान्य ग्रेड की धान है 1868 रुपए, जो ए ग्रेड के धान है उसमें 1888 रुपए, इसी तरह से मक्का में 1850, कॉटन के एमएसपी में भी सरकार ने बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। तो किसानों के लिए और जो कर्ज चुकाने की समय सीमा थी उसको ही बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो दो मोर्चे पर आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है। एक और, स्ट्रीट वेंडर के लिए सरकार 10,000 रुपए कर्ज देगी, उसका भी ऐलान यहां पर किया गया पीएम स्वनिधि योजना का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी ये अपडेट बताने के लिए और समझाने के लिए कि कैबिनेट की आज जो बैठक हुई उसमें क्या अहम फैसले हुए हैं। बहरहाल यहीं पर हम आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज एक खास मुहिम चला रहा है जिसके तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि छोटे कारोबारियों पर लगने वाली जीएसटी की लेट फीस माफ कर दी जाए। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ पीड़ित कारोबारियों की तत्भरी दास्तान। 2018-2019 का जीएसटी टैक्स और लेट फी मैंने अपने वाइफ के ज्वेलरी बेच के पेड की, मगर नंबर नहीं चालू है। 2019 और 2020 के टैक्स और लेट फीस भरने की मुझमें क्षमता नहीं है। मुझे कहीं से भी काम नहीं मिल रहा है। मेरा सालाना टर्नओवर 30 लाख से 40 लाख तक है। मेरा सालाना इनकम 3 से 4 लाख तक है। मेरा जीएसटी रिटर्न का बकाया 25,000 से 40,000 तक है। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के वक्त बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं और मेरा लड़का 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे। उसका मुझे 5 लाख का खर्चा आया था। उसके कारण मैं जनवरी 19 से मार्च 20 तक का जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाई। जीएसटी रिटर्न लेट फीस 1.5 लाख तक आ रही है। मेरा नंबर भी कैंसिल कर दिया है। अगर सरकार ने जीएसटी लेट फीस माफ़ किए तो मेरा नंबर एक्टिव किया तो मैं थोड़े दिन में मेरा बकाया जीएसटी ड्यूज भरने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑनलाइन व्यापार करता था। मेरा काम स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर माल को सप्लाई करना होता था। मैंने अगस्त 2018 में ऑनलाइन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया और अपने व्यापार को मैंने प्रारंभ किया। व्यापार को मैंने 4-5 महीने चलाया। उसके बाद ये मेरा व्यापार चला नहीं। मेरे पास साल 1.5 साल के बाद जीएसटी भवन से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ और मैं अपने वकील साहब के पास गया और वकील साहब को मैंने बोला सर मेरा जीएसटी फाइल कर दीजिए। तो वकील साहब ने मुझसे बोला कि सर आपके ऊपर तो 1.5 से 2 लाख रुपए की पेनल्टी निकल रही है।
अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने बिजनेस ही 25 से 50 हज़ार के किया था, तो ये 2 लाख रुपए की पेनल्टी कैसी? तो वकील साहब बोले ये आपकी लेट फीस है। लाखों कारोबारियों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अनजाने में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और अब उनके ऊपर टैक्स से ज्यादा लेट फी की देनदारी हो गई है। कोरोना वायरस ने उनकी इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे कारोबारियों की मुसीबत सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं खास मुहिम, जीएसटी की लेट फी माफ करो। इधर आज से देश में अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो गई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों ने सबसे पहले यह साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अभी जारी रहेगा और रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। लेकिन आज से ज्यादातर जगहों में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल अभी नहीं खुले हैं, लेकिन इन्हें खोलने के नियम कानून बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में सीमाएं अभी सील रखी गई हैं और इसी वजह से गुरुग्राम और नोएडा बॉर्डर पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। कोलकाता में आज से धार्मिक स्थलों में लोग दिखाई दिए, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। रेलवे ने आज से 200 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की है। वहीं यूपी रोडवेज ने भी आज से बसें शुरू कर दी है। डिटेल लेते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताइए कैसा रहा अनलॉक 1 का पहला दिन? जी बिल्कुल, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और इसके पहले चरण की शुरुआत आज से हो गई है। अगर मैं राजधानी दिल्ली का हाल बताऊं तो अब तक जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी लॉकडाउन के तहत, उनमें से ज्यादातर में ढील दे दी गई है सरकार की तरफ से। दुकानें खोलने के लिए जो ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जा रहा था, उसकी पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। जितने भी बाजार हैं वहां पर दुकानें अपने पहले के वक्त के हिसाब से ही खुल सकेंगी। इसके अलावा अगर हम ब्यूटी पार्लर्स या फिर सैलून की बात करें तो उन्हें खोलने की इजाजत भी अब दिल्ली में दे दी गई है। हालांकि जो स्पा है वो अभी भी बंद रहेंगे। एक और जो मशवरा दिल्ली सरकार की तरफ से जनता से मांगा गया था वो ये कि क्या दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाए अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए। तो इस पर अब दिल्ली वालों ने अपनी राय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है और जल्द ही सरकार की तरफ से ये ऐलान किया जा सकता है कि क्या हॉस्पिटल्स में बाहर के कोई लोग आकर अपना इलाज करा पाएंगे या नहीं। इसके अलावा अगर मैं अभी का हाल बताऊं तो हम देख रहे हैं सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल काफी है। दुकानदार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए और ग्राहकों से भी करवाया जाए। सभी ने अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं, लेकिन अभी भी मैंने कई जगह देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं, ग्रुप्स बनाकर बातचीत की जा रही है। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एक तरफ जहां सरकार हमें ये तमाम रियायतें दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम तमाम नियमों या फिर जो कानून सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करें। ठीक है दीपाली, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे कोरोना अपडेट के लिए फिर से आपके पास वापस आएंगे। बहरहाल यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि एयरलाइंस को अब फ्लाइट में बीच वाली सीट खाली रखनी होगी। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया है। डिटेल के लिए बात करते हैं रोहन से। रोहन, ये बताइए कि क्या मामला है? ये नए तरीके की गाइडलाइन आ रही है डीजीसीए की तरफ से? जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए थे सरकार के रवैये पर, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, और खासतौर पर बीच की सीट को भरने का जो फैसला सरकार का था उस पर भी कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने और उसने कई सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर यह आदेश दिया गया है कि अब एयरलाइन से यह कहा गया है कि जितना संभव हो सके उतना बीच की सीट को खाली रखा जा सके। लेकिन अगर पैसेंजर्स ज्यादा हैं और सीट्स को भरने की जरूरत पड़ती है तो उस परिस्थिति में जो बीच वाला पैसेंजर है उसे एक रैप अराउंड गाउन दिया जाए, जिससे कि उसका बचाव हो सके। वो जो मानक होंगे उसके वो कपड़ा मंत्रालय के मानकों के अनुसार हो, जिससे कि जितने हद तक कोशिश हो सके उसे बचाया जा सके। लेकिन अगर एक परिवार के सदस्य एक साथ वहां पे फ्लाइट में है तो उन्हें एक साथ बैठने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा भी कई सारे और सुझाव दिए गए हैं, इनमें से कई का पालन एयरलाइंस पहले से कर रही है। मसलन हर पैसेंजर को एक किट दिया जाएगा, सेफ्टी किट दिया जाएगा, जिसमें कि सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स जैसी चीजें होंगी। इसके अलावा जो बोर्डिंग और डी
बोर्डिंग होती है उसे एक साथ करने के बजाय क्रमबद्ध तरीके से करने की बात कही गई है। जो फ्लाइट्स की क्लीनिंग है उसको लेकर भी प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर हर यात्रा के बाद पूरी फ्लाइट को अच्छे से सैनिटाइज किया जाए। अगर कोई ट्रांजिट फ्लाइट्स है यानी कि कुछ यात्री जिन्हें बीच में जाना है तो सिर्फ उन्हीं सीटों को सैनिटाइज किया जाए जहां से यात्री खाली कर रहे हैं, और हर विमान को दिन के अंत में अच्छे से डीप क्लीन किया जाए। इस तरीके के कुछ सुझाव इस आदेश में दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। तो बात अब अनलॉक जो फेज शुरू हुआ है उसमें खास एहतियात की बात है, तो अब आपको एक बार ले चलते हैं अहमदाबाद के ज्वेलरी बाजार में और देखते हैं कि किस तरीके के एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं। और बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। देखते हैं ज्वेलर्स ने किस तरह का इंतजाम किया है, क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ी हुई है, लेकिन ज्वेलर्स ने किस तरह के इंतजाम किए हैं। आप जैसे ही प्रवेश करते हैं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, साथ में आपका टेम्परेचर नापा जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वही जो है यहाँ पर आपका टेम्परेचर नापते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सैनिटाइज करने के लिए डिस्पेंसर रखा गया है जिसमें से ऑटोमेटिकली पानी निकलता है, यानी आपको किसी तरह की बोतल को भी नहीं छूना है सैनिटाइज़र की, या कोई आदमी भी आपको सैनिटाइज करने के लिए आगे नहीं आएगा। इसके अलावा आगे चल के हम देखते हैं तो हर एक काउंटर पर यहाँ पर इस तरह से सैनिटाइज़र की बोतल रखी गई है, ग्लव्स रखे गए हैं। जो कस्टमर आके ग्लव पहन के अगर अपना ज्वेलरी देखना चाहता है तो वो देख सकता है। साथ में मास्क, वैसे तो गुजरात में मास्क पहनना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मास्क अलग से लेना चाहें तो फ्री में दिया जा रहा है। हमने स्टाफ की कमी नहीं की है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने स्टाफ का शोरूम में आना जाना करीबन 50-70% के बीच में हम रखने जा रहे हैं, ताकि ये डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे और कस्टमर को भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। ज़्यादातर ज्वेलर्स जो है कस्टमर को ज्वेलरी को टच नहीं करने दे रहे हैं और आपका स्टाफ जो है वही डिस्प्ले करके दिखा रहा है। क्या वजह है इसकी? जी, इसकी वजह ये है कि भाई संक्रमण को रोकने की ही बात है, और कस्टमर आता है अपने एरिया से, आता है अपने माहौल से आता है। हम तो यहाँ पूरी तैयारी करके बैठे हैं, तो उन्होंने जो ज्वेलरी देखनी है वो स्टाफ दिखाता है, फिर उनका जो ग्रॉस सिलेक्शन होता है उसमें से नेट सिलेक्शन आता है, फिर फाइनल में उनको अगर पहनना है तो उनको पहनने की इजाज़त है। लेकिन इन बिटवीन अगर उनको कैसा लगेगा पहनने के बाद, तो हमारे स्टाफ मेंबर्स ही उनको ये पहना के, खुद अपने ऊपर पहन के उनको ये दिखाते हैं, हेल्प करते हैं। तो देश में अनलॉक शुरू हो गया है, फेज 1 अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बीच कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो भी रिकॉर्ड हाई पर है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,392 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। एक बार फिर से चलते दीपाली नंदा के पास। दीपाली, बताइए इस वक्त के बड़े अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए, देश में अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज देश भर में मिले हैं, और अभी कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 2 लाख से कुछ ही नंबर दूर है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है इसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। देश भर में 90,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 48% से पार जा चुका है। जिस तरह से हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उसके पहले चरण की शुरुआत हो गई है, इसी के मद्देनजर अब ट्रेनें भी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज से रेगुलर 200 ट्रेनों की आवाजाही को शुरू कर दिया गया है। देर रात 12 बजे के बाद ही ये ट्रेनें चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है ट्रेनों के मूवमेंट को लेकर। खासतौर पर उनके राज्य में अगर कोई स्टॉपेज है या फिर कोई ट्रेन उनके राज्य में आ रही हैं। इन राज्यों का यह मानना है कि यहां पर जो ज्यादातर इलाके हैं वो रेड जोन्स में हैं। इस लिहाज से अगर ट्रेनों का मूवमेंट किया जाता है, लोगों की आवाजाही बढ़ाई जाती है, तो राज्यों में संक्रमण और भी बढ़ सकता है। फिलहाल ये ट्रेनों का मूवमेंट इन राज्यों में किया जाएगा या नहीं, इस पर रेलवे बोर्ड की तरफ से फैसला लिया जाना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। और इस वक्त अनलॉक 1 और तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के मामले किस तरीके से उलझन पैदा कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की सीमाओं को खोलने पर जनता से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे राज्यों से लोगों को आने की अनुमति दे देंगे तो दिल्ली की जनता के लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ जाएंगे।
जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? और झमाझम बारिश के साथ केरल में मॉनसून की दस्तक, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात में तूफान का रेड अलर्ट। बताएंगे पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज झमाझम बारिश के साथ मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसके अलावा मौसम विभाग के अपने दूसरे पूर्वानुमान में भी सामान्य मॉनसून का अनुमान जताया है। इस साल लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल 102% रहेगा। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, मॉनसून की क्या चाल रहने वाली है इस बार? देखिए, कोरोना संकट के बीच इस बार मानसून के फ्रंट पर किसानों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने अपना दूसरा पूर्वानुमान जो है वो भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने मानसून दूसरे पूर्वानुमान में सामान्य रहने का अनुमान जो है वो जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 102% एवरेज लॉन्ग पीरियड रेनफॉल जो है वो होगा, यानी कि मानसून पूरी तरह से सामान्य रहेगा। मॉनसून विभाग के मुताबिक ला नीनो जो है दूसरे हाफ में कमजोर होगा, जो कि अच्छी बारिश जो है वो होगी। मानसून ने केरल में अपनी दस्तक जो है वो भी दे दी है। मानसून ने वहां से आज शुरुआत जो है वो कर दी है। 4 जून है मानसून चेन्नई पहुंच जाएगा। 10 जून को पुणे, 11 जून को मुंबई में बारिश होगी, जबकि 27 जून को मानसून जो है वो दिल्ली पहुंचेगा। 30 जून तक मानसून जो है पूरे देश को जो है कवर कर लेगा। जो मौसम विभाग है उसके मुताबिक सभी रीजन्स में जो रेनफॉल है वो 100% से जो ऊपर होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो रेनफॉल है वो 96% जो है वो रहेगा। लेकिन बाकी रीजन्स के लिए अच्छी खबर है कि वहां पर एक मानसून जो है 100% से ऊपर जो रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है कि मानसून जो है इस बार सामान्य जो है वो रहने वाला है। लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो है 102 रहेगा। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिए बारिश जो है इस बार काफी अच्छी होने वाली है और 30 जून तक मानसून जो है पूरे देश को कवर कर लेगा। चलिए, तो कम से कम मानसून के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है देश के लिए इस वक्त में। और एक और अच्छी खबर लाए हैं असीम कि आज से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हो गया है। यानी 20 राज्यों के नागरिक कहीं भी किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। असीम, इसकी डिटेल क्या है? 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्या है? देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम जो है 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लागू हो गई थी। 3 नए राज्य आज उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम जो है इससे जुड़ गए हैं, यानी कि अब इनकी संख्या जो है कुल मिलाकर के 20 हो गई है। इन 20 राज्यों के नागरिक जो है किसी भी राज्य के अंदर किसी भी राशन की शॉप के ऊपर राशन जो है वो ले सकते हैं। खासतौर पर किससे माइग्रेंट लेबर को जो है फायदा होगा। कोरोना के चलते हुए काफी सारी माइग्रेंट लेबर जो है अपने राज्यों को वापस जो है वो जा रही है, तो उनको वहां पर अपने राज्य के अंदर जो है आसानी से राशन जो है सस्ते दामों पर मिल पाएगा। सरकार का इरादा है कि 1 अगस्त तक 3 और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर जो है इससे जोड़ लिए जाए, जिसके बाद इनकी संख्या जो वो 23 हो जाएगी और मार्च 2021 तक पूरे देश के अंदर 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राशन की दुकान पर पूरे देश में राशन जो है वो ले पाएगा। खासतौर पे 81 करोड़ लोग जो है अभी भी इसके थ्रू राशन जो है वो लेते हैं, तो उन पूरे 81 करोड़ लोगों को इससे फायदा जो है होने वाला है। 20 राज्य अब से जुड़ चुके हैं और मार्च 2021 तक पूरे का पूरा देश जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है वहां पर लागू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम इन दोनों अहम खबरों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।